केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम लोग केपलर्स के लॉ के बारे में, जो कि ग्रहों की गति के नियम, यानी केपलर के द्वारा दिए गए ग्रहों की गति के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर पहले तो 9 थे, अब 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण मोशन करते हैं। तो केपलर के द्वारा इन्हीं ग्रहों की गति के बारे में नियम दिया गया। उनका पहला नियम है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun situated at any one of the foci of the ellipse। अर्थात सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की फोकस पर स्थित होता है। अब हम जानते हैं कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में 2 फोकस होते हैं और इन्हीं फोकसों में किसी एक पर सूर्य स्थित होता है। अब इलिप्टिकल पाथ ऑफ प्लैनेट, तो यहां ए बी जो है, ए बी कहा जाता है मेजर एक्सिस, और ये जो सी डी है, सी डी कहा जाता है माइनर एक्सिस। और इक्लिप्स में हमेशा 2 फोकस होते हैं, F1 होता है, F2 होता है, और सूर्य किसी फोकस पे ही होगा। केपलर यही कह रहे हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun situated at any one of the foci of the eclipse। यानी सूर्य हमेशा फोकस पे होगा और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। ये केपलर का पहला नियम है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, in the elliptical orbit of the planet, the line joining the center of the planet to the center of the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। अर्थात स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रह जो गति कर रहा है समान टाइम पीरियड में, समान इंटरवल में, उसके द्वारा तय किया गया एरिया, जैसे P1 से P2 में जा रहा है और P3 से P4 में अगर वो समान इंटरवल में जा रहा है, तो F1 P1 P2 क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा F1 P3 P4 के। अर्थात क्षेत्रीय चाल बराबर होगी, प्रत्येक ग्रहों की क्षेत्रीय चाल समान इंटरवल में बराबर होगी। It means aerial velocity of the planet around the sun is constant। Aerial velocity of the planet around sun is constant। That is, area of this is equal to area of this, क्योंकि ये समान टाइम पीरियड में कवर किए जाते हैं। इसीलिए जो प्लैनेट सूर्य के करीब होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो दूर होंगे उनकी स्पीड कम होगी। जो दूर होंगे उनकी स्पीड कम होगी। स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। क्लोजर टू सन है तो इनकी स्पीड ग्रेटर होगी than its speed when it is further away from the sun। अगर जो सूर्य से दूर है तो उनकी स्पीड कम होगी। थर्ड लॉ क्या कहता है,
The square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. Semi-major axis जो है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। अगर सेमी मेजर एक्सिस आर है, आर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आर 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 का क्यूब हो जाएगा। आर जहां की क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, ये केपलर का थर्ड नियम कहता है। अगला टॉपिक है न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो यह ध्यान देने की बात है कि केपलर स्टेटेड ओनली द लॉ ऑफ planetary motion, but he couldn't give a theory to explain the motion of planets. It was Newton who established that real cause of planetary motion is the gravitational force, जो कि हम इसके पहले देख चुके हैं कि जो ग्रहों की गति का नियम है, वो उसका रीजन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में प्राप्त होता है और प्लैनेट मूव करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर रूल, और ये रूल न्यूटन प्राप्त किए केपलर के थर्ड लॉ के नियम के अनुसार, क्योंकि थर्ड लॉ का नियम क्या कहता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब हम देखते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और न्यूटन पोस्टुलेटेड दैट दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन द प्लैनेट। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां यम मास का कोई पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है v स्पीड से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv² अपॉन आर के। अब यदि t टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में चक्कर लगाने में समय, ठीक, और ये हो जाएगा अपॉन स्पीड। तो स्पीड अगर v है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mv² अपॉन r, तो t बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v। तो इस इक्वेशन से v बराबर क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन t, t नीचे ले लिया, v ऊपर चला गया। तो इसको हम पुटअप करते हैं यहां पर v की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं तो यह बराबर mv² अपॉन r, तो v² की जगह हमने रख दिया 2πr अपॉन t, तो 2πr का होल स्क्वायर अपॉन t²। अब ये हो जाएगा यम 4πr²
अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर। ये इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई एम आर अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां हम क्या करते हैं कि आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर। तो ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, अर्थात टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसके हिसाब से देखिए ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। तो के बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर के क्यूब। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यफ क्या हो जाएगा, यफ इज इक्वल टू, यफ इज इक्वल टू, यफ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एम अपान आर स्क्वायर। जहां की यह कांस्टेंट है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर की। ये ग्रेविटेशनल लॉ में हमने देखा है। यहां देखिए, चूंकि केपलर के लॉ से आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये कांस्टेंट है। तो एफ, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यह प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर which is part of universal law of gravitation given by Newton। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। थैंक्स।